हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के कुछ मैथ्स की इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। चूँकि आप सभी को पता होगा कि क्लास 9 की परीक्षा मैथ और साइंस की 12 तारीख को 12 अप्रैल को होने वाली है और आज 8 तारीख हो चुकी है। 2-3 दिन का समय है आप लोगों के पास और अब आप लोग जो पढ़ाई कर चुके हैं उसका रिवीजन कर रहे होंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख रहे होंगे और उसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हो सकता है इस तरह का प्रश्न आए या यही प्रश्न आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज हमने जो प्रश्न लिया है वो कौन कौन सा प्रश्न है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ उसका घात आपको फाइंड करना है। तो यहां पे हम उस बहुपद को लिख लेते हैं x³ अंडर ब्रैकेट x² - 4। आप लोगों ने बहुपद, कोई भी बहुपद का घात निकालना सीख चुका होगा। ये काफी आसान है। किसी भी बहुपद की घात कैसे पता चलती है, तो उसमें जो चर राशि होती है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने परोसा गया है। तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर देना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में इसका घात क्या होगा और कैसे निकलेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं x³ जो है ब्रैकेट के बाहर है और अंडर ब्रैकेट में x² - 4 है। तो ऐसा कंडीशन जब होता है तो हम लोग x³ को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे x³ इंटू x² हो जाएगा माइनस x³ इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो x⁻³ यहां पे x⁻² है और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करना हो तो पावर को ऐड करते हैं। तो x⁻5 हो जाएगा, x⁻5 - 4x³ हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुपद जो है चेंज होके आपके सामने आ चुका है। अब काफी आसानी से आप इसका आंसर, इसकी घात को बता सकते हैं। तो देखिए यहां पे जो चर राशि है वो x⁻5 है और यहां पे जो चर राशि है x उसके पावर 3 है। तो हाईएस्ट आपको देखना है 5 है यहां पे, तो घात क्या हो जाएगा, तो घात हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह के प्रश्न, किसी भी तरह के बहुपद का घात ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है ये जैसे मल्टीपल में था कुछ और टाइप का भी दिया रहे, तो डरने की बात नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रश्न को समझना है, उसको हल करना है, तब जाके आंसर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है देखे और आंसर दे दिए। अगर नहीं समझ में आए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का जो हमने लिया है वो है p(x), मतलब फिर से एक बहुपद दिया हुआ है जो कि x के टर्म में है और वो है x² - 5x² + 2x + 2। तो ये एक बहुपद आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है p(1). तो आप देख पा रहे हैं कि p(x) आपको दिया हुआ है और x के बदले यहाँ पे आपको 1 रख देना। बहुत ही आसान है, इस तरह का प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ पे x के बदले 1 जहाँ पे हमने लिया है वह -1 हो, -2 लिया हो या कोई और फ्रैक्शन जैसे -1/2 या कुछ और संख्या लिया गया हो, लेकिन इस तरह का प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दीजिए। तो x³ है तो 1³ हो जाएगा, -5x² है तो 5 × 1² हो जाएगा, +2 × 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब यानी कि 1 × 1 × 1, 3 बार 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 ही आएगा। माइनस है, माइनस लिखेंगे, 1² का मतलब 1 ही होता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 × 1 +2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे अगला जो टर्म है वो +2 है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं 2 2 4 + 1 5 - 5 यानी कि 0 आपका आंसर आ जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उनमें से जो भी ऑप्शन 0 हो वहां पे आपको टिक करना है और आपके OMR शीट में उस ऑप्शन को
कलर कर देना है, गोल घेरा लगा देना है अपने काले या नीले पेन से। तो चलिए अगला प्रश्न। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि किसी भी प्रश्न का आंसर एक ही होगा और इसीलिए आपको एक ही ऑप्शन को रंगना है, ऐसा नहीं कि 2-3 रंग दिए, ठीक है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है बिंदु -3 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 है -3 और 6 एक निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, एक नियामक दिया हुआ है -3 6। आपको बताना है ये किस चतुर्थांश में होगा। तो आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति, आप लोगों को याद होगा कार्तीय तल के बारे में। वहां पे क्या होता है, तो एक जो है वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज रेखा होती है। ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये मूल बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब कुछ दूरी पर बराबर दूरी में हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 2 के कुछ इंटरवल में, ठीक है। इस तरह से 1 2 3, उसी तरह से यहाँ नेगेटिव में -1 -2 -3 हो जाएगा। उसी तरह से y एक्सिस में भी 1 2 3 हो जाएगा, नीचे -1 -2 -3 हो जाएगा। तो ये आपका है कार्तीय तल, इसको कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों को ही ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रश्न में ही आपका 10 प्रश्न का समाधान आपको मिलेगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक बढ़िया से एक बार जरूर देख लें। और भी जो वीडियो हम डाल रहे हैं पिछले दिनों जो डाले हुए हैं उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं, प्रश्न किसी एक को चुनते हैं और पूरा चैप्टर उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है सारे प्रश्नों को समाधान कराया जाता है। तो इसीलिए आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, इस चीज का प्रयास हमेशा रहता है। तो देख लीजिए यहां पे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यानी कि कार्तीय तल में जो रेखा क्षैतिज रेखा होती है उसका नाम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्षैतिज रेखा का क्या नाम है। उसी तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, वाई एक्सिस है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए हमने क्वेश्चन कुछ लिया है, लेकिन आंसर कोई भी जो क्वेश्चन हो सकता है उससे संबंधित सारे प्रश्नों का हल आपको दिया जा रहा है। तो चलिए इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि यहां पे अगर आपसे पूछ दे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, आपसे अगर पूछ दे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, y = 0, ठीक है। क्योंकि एक्स अक्ष में कहीं भी y का मान क्या होगा, y निर्देशांक का मान क्या होगा, उसका कोटि क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इसीलिए एक्स अक्ष का जो समीकरण बनता है वो y = 0 बनता है, इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार y अक्ष का जो समीकरण होगा वो x = 0 होगा, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको दिया हुआ हो कि x = 1, एक रेखा दिया है x = 1 और आपसे पूछा जा रहा है ये किस अक्ष के समांतर है, तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेंगे इसको, ठीक है, रफ में इसको ड्रॉ कर लेंगे, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो आप पहले एक कार्तीय तल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपसे क्या पूछा गया, x = 1। आप देखिएगा कि x का वैल्यू 1 कहां है, यहां है। तो x = 1 जो रेखा को निरूपित करेगा वो ये होगा। तो आप अब देखिए कि ये किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर ये है कि वाई अक्ष के। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि वाई अक्ष के समांतर है, यानी कि अगर आपको दिया रहे एक रेखा x = 1 तो आपको बताना है कि x = 1 किसके समांतर होगा, तो वाई अक्ष के समांतर होगा। इस चीजों को आप बखूबी ध्यान रखेंगे। उसी तरह से इसका उल्टा, अगर y = 1 दिया हुआ है तो ये x अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीजों को आपको बताया है। प्रश्न तो हमने कुछ ही चुना है, लेकिन आंसर जो है सैकड़ों हजारों प्रश्नों का आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो ये पूरी तरह से एक रिवीजन है परीक्षा से पहले, और ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ये बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा। मैथ में एक अच्छा मार्क्स हासिल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। परीक्षा के पहले अंतिम समय में तैयारी कैसे करें। तो चलिए ये हो गया। अब देख लेंगे हम लोग इस प्रश्न को। -3 6 आपको बताना है कि -3 6 किस चतुर्थांश में। तो आप लोग जानते ही होंगे चतुर्थांश, अगर नहीं जानते तो एक बार फिर से रिमाइंड हम करा दे रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। जैसे ही ये y अक्ष और x अक्ष एक दूसरे को काटता है
तो ये जो प्लेन है 4 भागों में बंट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो भाग है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो चारों चतुर्थांश, इसके लिए अलग अलग सिंबल का यूज हम लोग करते हैं। कब? निर्देशांक में। तो यहां पे जो भी वैल्यू, जो भी पॉइंट होगा, उसका जो निर्देशांक होगा उसके आगे जो साइन लगेगा वो प्लस प्लस होगा, यानी कि जैसे 2 3, 3 2, 4 5, इस तरह से। नेगेटिव इसमें नहीं आता है। उसी तरह से यहां पे आप देख लीजिए, तो ये x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा और y का जो वैल्यू होगा वो प्लस में आएगा। तो माइनस प्लस आपका द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इसी तरह से माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश हो गया। उसी तरह से प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो सिर्फ आपको देखना है ये साइन और बता देना है। देखिए यहाँ पे -3 6, यानी कि माइनस और प्लस, 6 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो माइनस प्लस कहां पे है? माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। आपको ऑप्शन क्या दिया रहेगा? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। कभी भी दिक्कत हो, कभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो एग्जाम के दौरान, क्योंकि एग्जाम के अलावे आप तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में किससे पूछेंगे? तो इसका सलाह आपको कोई नहीं देगा। हम बता रहे हैं कि आपको करना क्या है, सिर्फ फिगर को याद रखना है। फिगर एक ड्रॉ कर लेना रफ पेपर में और आप अपने से अपना टीचर बन जाएंगे वहां पे, और जो भी कंफ्यूजन है उसका समाधान आपको वहीं से मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आज का? अगला जो प्रश्न है वो एक घातीय समीकरण, एक घात वाला समीकरण। किस तरह का समीकरण? जैसे x + 2 = 0। ये क्या है? कितना घात है इसमें? तो इसका घात 1 है ना। जैसे 5x - 3 = 0, इसका भी घात 1 है। तो ये एक घातीय समीकरण है, ठीक है। तो एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र यानी कि ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये किस तरह का ग्राफ बनेगा? तो सरल रेखा बनेगा, वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, या क्या बनेगा? तो अगर एक चर वाला, अगर एक घात वाला समीकरण रहे तो उसका जो रेखा चित्र बनता है, लेखा चित्र बनता है, ग्राफ बनता है, वो एक सरल रेखा होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे पूरक कोण के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे बखूबी कि पूरक कोण किसे कहते हैं? जब किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो इसे पूरक कोण कहा जाता है। अब किसी भी कोण का पूरक कोण कैसे निकालेंगे? तो 90 में उसको माइनस करके निकालेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में 5 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 85, 85। तो 85 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है? 90 में आपको एंगल को घटा देना। जैसे आपसे पूछा कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या करेंगे आप? 90 में 45 घटा देंगे तो 45 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। जो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन मैंने चूज किया है वो है 89 डिग्री का, 89 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 89 डिग्री का क्या हो जाएगा पूरक कोण? पूरक इसका क्या होगा? 90 - 89, घटाइए 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। यहां पे ऑप्शन बहुत तरह का आपको रहेगा, आप समझ के इसको कर लीजिएगा। उसी तरह से जैसे पूरक है, समपूरक भी पूछा जा सकता है। यहां पे हमने पूरक लिया है, लेकिन इसी से संबंधित समपूरक भी है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। इन चीजों को भी याद रखेंगे। और किसी भी कोण का समपूरक आप निकालेंगे कैसे? तो 180 में उसको माइनस कर देना है। जैसे 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 180 में 100 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 80। तो 80 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो दो बिंदु, मान लीजिए यहां पे बिंदु ए है, यहां पे बिंदु बी है, इससे कितनी रेखाएं जाएगी? सिर्फ और सिर्फ एक। इसको बढ़िया से आप याद रखेंगे। ए और बी अगर दो अलग अलग बिंदु है तो वहां से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, ठीक है ना। कोई दूसरी रेखा नहीं गुजरेगी। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी एक बिंदु, मान लीजिए ओ कोई एक बिंदु, यहां से कितनी रेखा गुजरेंगी? तो अनंत रेखा गुजर सकती है, ठीक है। इस केस में बहुत सारे रेखाएं गुजरेंगी एक बिंदु से, लेकिन दो बिंदु अगर रहे तो केवल और केवल एक ही प्रश्न, एक ही रेखा, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे और हो सकता है इसमें से क्वेश्चन जरूर आपका
आ जाए, और हमको जहां तक आशा है कि आना ही चाहिए। हमने इससे पहले भी कुछ वीडियो बना के डाला है, आप उन लोगों को अगर उनको नहीं देखा है तो जरूर देखें और इसको भी देख लें, पूरा वीडियो को देखेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इसके बाद भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे दृष्टिकोण से बन रहा है उसको जरूर आपसे साझा करेंगे और आपको उसके बारे में पूरा डिटेल हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एग्जाम आपका अच्छा जाए इसकी कामना हम करते हैं। थैंक यू।